हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरिफ सर हूँ। आज आपके सामने क्लास 12 का लास्ट यूनिट जिसका नाम है इकोलॉजी। ये इकोलॉजी जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है क्लास 12 के लिए भी और नीट के लिए भी। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसलिए आसान है क्योंकि हर चैप्टर को क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में आपने पढ़ा और 11 को छोड़कर क्लास 12 में इस यूनिट को पढ़ा और क्लास 12 में यूनिट किया हुआ है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बच्चों ने इसको हल्के में ले लेता है। हल्के में लेने का कारण क्या है? उसको लगता है कि भाई हम तो पढ़े हुए हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसके हिसाब से आप जानते हैं कि नहीं। आइए हम इसको पहले देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा, इस तरह से यूनिट है, इसका शुरू में इसका क्या दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? कहता है कि डायवर्सिटी, देखो डायवर्सिटी, ये जो डायवर्सिटी है ये क्या नहीं है, इज नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ये सिर्फ लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर लिविंग में डाइवर्सिटी होता है तो उसको हम लोग बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, चैप्टर को पढ़ा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फिर आपका आगे चैप्टर पढ़ना इकोलॉजी में, तो उसको हम लोग बायो डाइवर्सिटी कहते हैं। कहता है कि इवन जो आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, क्या है जो एनसीईआरटी, ये जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में भी क्या है, इसमें भी इसका जो कंटेंट है, इस कंटेंट में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। जो कंटेंट है, इस कंटेंट में डाइवर्सिटी है। कैसे डाइवर्सिटी है? अगर देखें तो पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्टिव है, जेनेटिक इवोल्यूशन, फिर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, ह्यूमन रोल, फिर फाइनली इकोलॉजी। तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी नॉट ओनली द डाइवर्सिटी किसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लिविंग का नहीं है, कि नॉन लिविंग का भी। यहाँ जो डाइवर्सिटी है इसको डाइवर्सिटी इन क्या बोलेंगे, ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी की नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग का ये डाइवर्सिटी हो गया। तो ध्यान रखना, बायोलॉजी, बायोलॉजी रिप्रेजेंटेड बाय, कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड एज, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहला नाम बॉटनी है, बॉटनी के रूप में, दूसरा जूलॉजी के रूप में, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी के रूप में, माइक्रोबायोलॉजी के रूप में, चौथा जो आता है ये क्लासिक है, और पांचवा जो है जिसको हम लोग मॉडर्न कहते हैं। ये इतना रिप्रेजेंट, तो बच्चा इसमें क्या, कैसे गच्चा खा जाता है, उसको लगता है कि बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, माइक्रोबायोलॉजी होगा, और ये 2 पॉइंट को क्या कर देता है, छोड़ देता है। नीट में क्वेश्चन पूछ देगा कि बायोलॉजी रिप्रेजेंटेड हुआ, तो मामला क्या होगा, गड़बड़। तो गड़बड़ होने नहीं देना बच्चों। ये क्लासिक याद रखना, इसमें एनाटॉमी सब आता है, क्या आएगा इसमें, एनाटॉमी आएगा, मॉर्फोलॉजी आएगा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, है ना, एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, है ना, एम्ब्रायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ये सारे के सारे ये किस में आता है, क्लासिक में आता है। तो उसी तरह मॉडर्न में देखें तो इसमें जेनेटिक्स आएगा, है ना, जो जेनेटिक्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आपने पढ़ा होगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी ये सब इसमें आता है, ये सारे के सारे ये मॉडर्न बायोलॉजी का पार्ट है। तो बच्चा मत कहिएगा, ये जो वर्ड दिया है कि बायोलॉजी में क्या क्या रिप्रेजेंट है, तो ये रिप्रेजेंट है बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लासिक एंड मॉडर्न। फॉर लिटरेट फॉर मोलेकुलर, देखो मोलेकुलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी, मोलेकुलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए वर्ड आपका क्या आ गया, यूफेमिज, पहला वर्ड है यूफेमिज, का मतलब होता है वेलकम, वेलकम करना,
क्या करना, वेलकम करना। किसी का अगर स्वागत करते हो घर में तो हम लोग कहते हैं स्वागतम, आपका स्वागत है, कुछ आमदेद है। तो बहुत गर्म जोशी से किसी को स्वागत किया जाता है तो उसको हम लोग यूफेमिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर यूफेमिज्म कौन सा आया, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी। तो पूछेगा कि यूफेमिज्म फॉर, है ना, यूफेमिज्म इन बायोलॉजी, क्वेश्चन क्या पूछेगा, यूफेमिज्म इन बायोलॉजी। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट। मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो बच्चे, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट, मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट का मतलब होता है ये बायोकेमिस्ट्री। ये जो बायोकेमिस्ट्री है, इसी बायोकेमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट कहते हैं। लकीली वी हैव मेरी मेरी थ्रेड, कि हम लोग के पास बहुत सारा थ्रेड है, लकीली वी हैव मेनी थ्रेड, and जिस which वेव, देखो वर्ड है वेव, वेव नहीं है, ये वेव है। मेनी थ्रेड, थ्रेड का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो थ्रेड का मतलब हुआ ब्रांचेज। आपको बहुत सारा ब्रांचेज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है बायोलॉजी का। तो कहते हैं वी हैव मेनी थ्रेड, है ना, विच वेव, वेव का मतलब होता है बुनना। ये जैसे मान लीजिए थ्रेड है, ये सब थ्रेड है, और ये सब थ्रेड का क्या हो गया, देखो इस तरह से ये थ्रेड का क्या हो गया, ये थ्रेड है, और इसी थ्रेड के जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, इसी नेटवर्क को, थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मछली पकड़ने का जाल होता है, या चाय छन्नी में जाल होता है, तो बहुत सारा थ्रेड उसमें क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो विच, याद रखना वेव, इसको, तो डिफरेंट एरिया ऑफ, देखो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है बायोलॉजी का, उसको ये क्या करता है, तो हम लोग कहते हैं ये वील करता है इनटू कैसा, इनटू यूनिफाइंग, देखो यूनिफाइंग प्रिंसिपल, यूनिफाइंग प्रिंसिपल, यूनिफाइंग प्रिंसिपल का मतलब सबको एक सूत्र में क्या करता है, बांध देता है। जैसे भैया इंडिया सब लोग एक जैसा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड। मेस में हम खाना खाते हैं, सबको एक एक अंडा मिल रहा है तो यूनिफाइड है। अब मेस में दूध मिलता है, सबको एक एक गिलास ही दूध मिले, यानी ये क्या हो गया, ये यूनिफाइड हुआ। भाई किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको हम लोग यूनिफाइड। तो यानी सारे जो थ्रेड है, सारे जो ब्रांच है, जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन है बायोलॉजी का, उसको ये क्या करता है, करेक्ट करता है। तो कहता है कि इसमें एक हम लोग के पास one such thread, ये ऐसा थ्रेड है, one such thread which give us, देखो one such thread which give us, ये क्या करता है, देखो give us holistic, देखो give us holistic, holistic perspective, देखो holistic perspective, holistic perspective to बायोलॉजी। देखो अगला वर्ड बोला तो होलनेस, क्या बोलते हैं हम लोग, होलनेस कहते हैं, या इसको हम लोग कंप्लीटनेस कहते हैं। कंप्लीटनेस कि भाई ये संपूर्ण है, ये पूरा पूरा है, ये अकेले अकेले है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, देखो इंटरकनेक्टेड। ये ऐसा ब्रांच है कि ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी को लिखे, तो ये जो अपना इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी कनेक्टेड होगा, किससे कनेक्टेड होगा, देखो बायोकेमिस्ट्री से कनेक्टेड होगा, बायोकेमिस्ट्री से भी कनेक्टेड हो गया, जेनेटिक्स से भी ये कनेक्टेड हो गया, देखो ये एनाटॉमी से भी कनेक्टेड हो गया, देखो मॉर्फोलॉजी से भी कनेक्टेड हो गया, मॉर्फोलॉजी से भी कनेक्टेड हो गया, एम्ब्रायोलॉजी से भी ये क्या हो गया, एम्ब्रायोलॉजी, ये इवोल्यूशन, ये सब से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सब चीज का अगर एक वर्ड में कहा जाए कि सारे बायोलॉजी का एक सारांश क्या है, एक सिंपल भाषा क्या है, इकोलॉजी।
बायोलॉजी मतलब ये दो, क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कि भाई ये संपूर्ण है, पूरा पूरा यही है, इसके आगे दुनिया कुछ नहीं है। तो दुनिया बायोलॉजी का क्या है, इकोलॉजी है। एसेंस ऑफ बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी का एक में क्वेश्चन दे दें, एसेंस ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, व्हाट इज एसेंस ऑफ बायोलॉजी, व्हिच इज एसेंस ऑफ बायोलॉजी। तो याद रखने वाला, एसेंस ऑफ बायोलॉजी इंटरैक्शन है। जब तक इंटरेक्शन हो रहा है तब तक लिविंग है, इंटरेक्शन बंद हो रहा है तो लिविंग का सेवा क्या हो गया, समाप्त। ये लिविंग का गुण है कि इंटरेक्शन करना, और दूसरे का ये इंटरेक्शन का प्रॉपर्टी नहीं होता। जब तक इंटरेक्शन कर रहे हो तो दिमाग एक्टिव है, इंटरेक्शन बंद कर दे रहे हो तो दिमाग आपका क्या हो गया, शिथिल हो गया, बेकार हो गया। जैसे जो आदमी सुसाइड करना चाहता है तो पहला काम क्या होता है, वो इंटरेक्शन को बंद कर देता है, किसी से बात नहीं करता है, अंदर अंदर घुटन महसूस होता है, और फिर एक दिन अपना जान को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। लगता है कि हमको दुनिया में रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, हम धरती का बोझ बन गए। तो बोझ नहीं बनना, क्या करना है, जब भी ऐसा फीलिंग आए तो लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना, मम्मी से, पापा से, भाई से, कोई तो दुनिया में होगा, नहीं तो एआई से बात करो, जिंदगी से बात करो, गूगल से बात करो, यूट्यूब से बात करो, लेकिन बात करोगे तो कभी भी आपका क्या नहीं होगा, सुसाइड नहीं होगा, जान बच जाएगा। जान बचे तो लाख उपाय, जिंदगी बहुत लंबी है। तो देखो बच्चों, तो इंटरेक्शन बायोलॉजी का, अगर एसेंस ऑफ बायोलॉजी पूछे तो एसेंस ऑफ बायोलॉजी का नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन है। अब जो इंटरेक्शन है तो ये बेसिकली किसके किसके बीच होगा, जो इंटरेक्शन है तो हम लोग कहते हैं बिटवीन, ये लिविंग हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिक, एंड क्या हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक। ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन क्या करता है, ये जो आपका इंटरेक्शन है ये बेसिकली क्या करेगा, इंटरेक्शन, याद रखना, कॉजेज, ये क्या करेगा, टू, देखो ग्रुप, जैसे आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसमें सब बच्चों से इंटरेक्शन पूरा पूरा नहीं होता है। 100 बच्चा का क्लास है तो आप जिस जिस बेंच में जितने बच्चे बैठते हैं उसके आसपास, उसके बीच इंटरेक्शन होता है, उसका एक अपना अलग अलग क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। तो बायोलॉजी में भी इंटरेक्शन होगा और ग्रुप बनेगा। जैसे क्या ग्रुप बन सकता है, ये पॉपुलेशन बन सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या बनेगा, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव बनेगा। देखो ये कॉम्पिटिटिव बनेंगे, फिर इंटरेक्शन होगा जिससे ये क्या बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा। फिर इंटरेक्शन होगा जिसमें ये बायोम्स बनेंगे। फिर इंटरेक्शन होगा जिसमें ये बायो स्फीयर होगा। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो, ये स्मॉलेस्ट हो, ये क्या हो गया, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट कहते हैं। और ये जो बायोस्फीयर है इसको हम लोग लार्जेस्ट क्या कहते हैं, ग्रुप है। ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ये लार्जेस्ट ग्रुप, और ये आपका स्मॉलेस्ट। देखो जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ पे आए तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज किया। जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज किया यानी साइज भी क्या होगा, साइज भी इंक्रीज करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये आपका क्या है, तो हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन है। तो पूरे बायोलॉजी का जो आत्मा है वो इंटरेक्शन में क्या हो गया, छुपा हुआ है। क्लियर है? तो ये जो आपका, याद रखना, स्टडी ऑफ, अलग स्टडी ऑफ कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक environmental, environmental, environmental degradation। ये जो environmental degradation है कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है, देखो ह्यूमन एक्टिविटी, अगर आदमी की एक्टिविटी से कुछ गड़बड़ी होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। और इससे इन्वायरमेंट का क्या होगा, डिग्रेडेशन, यानी कि फॉरेस्ट को क्या कर दिया जाए, डिफॉरेस्टेशन, क्या हो जाए, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, या पोल्यूशन, पोल्यूटेड क्या हो जाए,
पोल्यूटेड वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडी, ये सब हम लोग अपने से इंडस्ट्री का इफ्लुएंट वाटर बॉडीज में डालकर वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, पोल्यूटेड करते हैं बच्चों। तो ये आपका इसका स्टडी ये एक्सप्लेन करता कौन, इकोलॉजी, कि भाई अगर वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेंगे तो क्या लिविंग में नॉन लिविंग में कैसे इकोसिस्टम में गड़बड़ी आएगा, ये इकोलॉजी बताता है। डिफोरेस्टेशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत सारा झोलझाल होगा, इसके बारे में कौन बताता है, तो इसके बारे में सब कुछ इकोलॉजी बताता है। और दूसरा देखिए सोशियो सोशियो पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल इशूज, सोशियो पॉलिटिकल इशूज, ये क्या कहता है, इट है ना, इट हैज, ये राइज, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सोशियो पॉलिटिकल इशूज को ये राइज करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो इकोलॉजी को अगर खोलेंगे एनसीईआरटी को, वहां पर ये दे रखा है। और बोलते हैं याद रखना इंटरेक्शन, इकोलॉजी क्या है, तो देखो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between the same organism or with देखो different organism or biotic factors so ये क्या है, इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन किसके किसके बीच, ये इंटरेक्शन है सेम ऑर्गेनिज्म के बीच या तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच, ये इंटरेक्शन है। इसी के स्टडी में हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए कि इकोलॉजी क्या है, तो देखो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन किसका, तो बिटवीन देखो बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, दो तरह का कंपोनेंट्स है, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब ये लिविंग होगा, और लिविंग में क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूसर हो सकता है। देखो तीन तरह का प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर और तीसरा जो आता है डिकम्पोजर्स, ये। और अबायोटिक में अगर हम लोग बात करें तो पहला नाम किसका होगा, देखो टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर है। दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो हम लोग लाइट का नाम ले सकते हैं। तीसरा वाटर ले सकते हैं, वाटर है। देखो चौथा सॉइल है, और पांचवा क्लाइमेट्स है, ये क्लाइमेटिक है ना कंडीशंस, ये सारे के सारे ये एग्जांपल है किसका, तो हम लोग कहते हैं अबायोटिक। तो ये दोनों के बीच जो इंट्रैक्शन है, इसी इंट्रैक्शन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो आपका माइंड में आता होगा कि भाई इस इकोलॉजी को सबसे पहले किसने, ये जो टर्म इकोलॉजी को बेसिकली किसने लिया और किसने इकोलॉजी को डिफाइन किया। देखो उससे पहले आपके माइंड में शुरू का जो एनसीईआरटी पुराने एनसीईआरटी में है, वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एडेप्टेशन है ना, ये रिस्पॉन्स टू अबायोटिक कंपोनेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह से रिस्पॉन्स है, ये सब सारा चीज हटा दिया है। क्लियर है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो सोचता है कि नहीं पढ़ के देख लेते, कहीं पूछ दिया, अरे बच्चा जितना तुम्हारा है वो पढ़ नहीं सकता, और जो नहीं है उसको पढ़ना चाहे तो, ये आदमी का फितरत होता है। क्या फितरत है, कि जो है उसका कदर नहीं, जो नहीं है उसी के खोज में क्या करता चला जाता है, उसी को पकड़ना चाहता है, उसी को लेना चाहता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो मेन है जिसको पकड़ना है वो पीछे रहना है। तो प्यारे जो हटा दिया उसको नहीं देखना है, अगर पूछेगा भी तो उसको छोड़ देना है, जो है उसी को क्या करना है, फोकस करना पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी
इन्होंने एक टर्म को दिया और हैकल ने डिफाइन किया। देखो हैकल, ये जो हैकल है डिफाइन, इसको डिफाइन किया इकोलॉजी। कैसे इकोलॉजी को डिफाइन किया तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये क्या है, कोई स्टडी ऑफ, ये बेसिकली क्या है, द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल, वर्ड है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिक टू इट्स, देखो इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट के साथ ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। समझे, मैथमेटिकल टर्म है रेसिप्रोकल। जिस तरह से इन्वायरमेंट होगा उसी तरह का यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिक होगा। अगर इसको देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल हम लोग बायोम्स का लेते हैं। तो बायोम्स में ये क्या होगा, अलग अलग तरह का इसमें वेजिटेशन होगा। बायोम का जो वेजिटेशन है ये किस प्रकार का वेजिटेशन होगा, ये डिपेंड्स करेंगे, किस बात पर डिपेंड्स करेंगे, देखो डिपेंड्स अपॉन दो बात पे ये डिपेंड्स करता है। आधा नाम क्या है इसमें, तो हम लोग टेम्परेचर का लेते हैं, टेम्परेचर का, और टेम्परेचर को किसमें हम लोग, इस टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस में। और दूसरा जो इसमें फैक्टर आता है जिसको हम लोग प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, देखो प्रिसिपिटेशन सेंटीमीटर में होगा और ये दो चीज या तो स्नो बर्फ का होगा या तो बारिश का होगा। तो कितना सेंटीमीटर बर्फबारी हो या कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, इसको अगर थोड़ा सा इसका हम लोग झलक को देखें तो आपको फील होगा। एक पुरानी वेबसाइट ये है, उतना डिटेल से नहीं जाना है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये बायोम्स हो गया था। तो अगर हम लोग एक तरफ टेम्परेचर को लिखें और दूसरी तरफ प्रेसिपिटेशन, देखो ये है प्रेसिपिटेशन हल्के से देखना, और प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर में एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को दिया वाई एक्सिस में। और देखो यहाँ पे 0 डिग्री, -5 डिग्री, -10 डिग्री, 5, 10, 20, 30, है ना, ये क्या होगा 35। इस तरह से टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। तो कहता है कि जब माइनस में टेम्परेचर हो 0 तक तो यहाँ पर इस तरह से वेजिटेशन होता है। इस वेजिटेशन को हम लोग टुंड्रा कहते हैं। अब देखो क्या है, टुंड्रा दो तरह से, टुंड्रा को हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, इसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और कोल्ड डेजर्ट दो तरह का हो सकता है, या तो ये अल्पाइन हो सकता है या तो ये आर्टिक हो सकता है। देखो आर्टिक होगा, आर्टिक या अल्पाइन, तो देखो हाई एल्टीट्यूड, हाई अगर एल्टीट्यूड पे हो, हाई एल्टीट्यूड यानी अगर इस तरह से हम लोग वर्ड बनाए तो यहाँ इक्वेटर हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड यानी पोल, पोल के पास हो डेजर्ट तो उसको आर्टिक कहते हैं। और अल्पाइन है, इसका मतलब होता है हाई, देखो लेटिट्यूड, हाई, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मतलब ये माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एवरेस्ट की चोटी पे अगर होता है तो उसको अल्पाइन कहते हैं, डेजर्ट। अब आता है अगर प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो, बहुत ही कम हो और टेम्परेचर हाई हो तो इसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं, ये डेजर्ट होता है। फिर थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए तो इस तरह से होता है जिसको हम लोग ग्रासलैंड कहते हैं, देखो ग्रासलैंड कहते हैं, ये भी बायोम है। फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये ये क्या होता है, तो ये कोनिफेरस होता है, कोनिफेरस, ये भी बायोम से, सारे बायोम्स का बात हो रहा है, क्लियर है। और फिर यहाँ पे इस तरह से होता है जिसको हम लोग टेम्परेट कहते हैं। और बहुत हाई रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन का, देखो बहुत हाई रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन का, तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है बच्चों,
या मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन होगा। मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन, सबसे ज्यादा जो प्रिसिपिटेशन है, और यहाँ पर जो डेजर्ट है जो लोएस्ट प्रिसिपिटेशन, सबसे कम प्रिसिपिटेशन डेजर्ट में और सबसे ज्यादा प्रिसिपिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपको अंदाजा लग रहा है किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि भाई जैसा जैसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो वहां पे वेजिटेशन दूसरे किस्म का है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, हर जगह वेजिटेशन किस बात पे डिपेंड किया, तो हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अर्नेस्ट हैकेल साहब ने कहा कि इकोलॉजी स्टडी है द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, फादर ऑफ इसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी रिटायर साहब को कहते हैं, जो रिटायर है इसी को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। अब जो पिछले साल नीट में पूछ दिया, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी का फादर, तो देखो रामदेव मिश्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। अगर इसका हम लोग पूरा लाइफ हिस्ट्री को देखें थोड़ा सा, अगर इसका लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा हम लोग प्रकाश करें, तो बेचारे पैदा हुए थे 26 अगस्त, देखो 26 अगस्त 1908 में ये पैदा हुए और बॉर्न हुए, और देखो और इसका जो डेथ है ये कब है, तो हम लोग कहते हैं 1998 में ये दुनिया से क्या हो गए, रुखसत हो गए। इतना इसका ये हिस्ट्री है। रामदेव मिश्रा ये बेसिकली क्या किए थे, तो हम लोग कहते पीएचडी। देखो मिश्रा जी जो है ये क्या किए थे, पीएचडी है ना, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट, पीएचडी किसमें पीएचडी किया था, इकोलॉजी में। कब किया था, इन 1937। देखो यहाँ से दो डेट और एक डेट यहाँ पे आ गया 1937। किसके अंडर, तो देखो अंडर किसके, तो प्रोफेसर देखो WH, देखो पियर्सन, WH पियर्सन एक साइंटिस्ट है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, तो पीएचडी किया। फिर देखो इनको FRS, ये वर्ड दिखेगा एनसीईआरटी में मिलेगा। FRS का मतलब होता है फेलोशिप, देखो फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, है ना, लंदन। तो कहाँ पे मिला इसको, लीड्स यूनिवर्सिटी। देखो लीड्स यूनिवर्सिटी यूके, यूनाइटेड किंगडम में लीड्स यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इसको FRC मिला। तो ध्यान रखना है एनसीईआरटी में जो भी बात है उस सारा बात को आपको क्या रखना होगा, याद रखना। अगर नीट के स्टूडेंट है तो पूरा यकीन, पूरा ईमान एनसीईआरटी पर रखना होगा। वह एनसीईआरटी का जबल से जेल तक, यानी एनसीईआरटी का कोई भी लफ्ज, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द हमारा छूटे नहीं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो देखिए ये याद रखना 1937 में इन्होंने इकोलॉजी में पीएचडी किया। प्रोफेसर WH पियर्सन के अंदर FRS मिला, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी एनसीईआरटी में दिया हुआ, लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से। अब देखो ये HOD थे, देखिए HOD से है, इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो बहुत दिन तक HOD भी रहे थे। तो देखिए इसका जो रिसर्च था, याद रखिए ये जो इसका रिसर्च है, ये रिसर्च किस पे था, तो सबसे पहला जो इसका रिसर्च था ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग, इसको अंडरस्टैंडिंग, कौन सा अंडरस्टैंडिंग, तो देखो अंडरस्टैंडिंग याद रखना, ट्रॉपिकल
कम्युनिटी, ट्रॉपिकल कम्युनिटी एंड सक्सेशन। कम्युनिटी, ट्रॉपिकल कम्युनिटी का और सक्सेशन। तो अब सवाल है कि सक्सेशन किसको कहते हैं? तो एक के बाद जो दूसरा आता है उसी को क्या बोलते हैं? सक्सेशन। अभी आप लोग नीट का तैयारी करोगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, फिर आपका जूनियर आपके जगह को लेगा, वो फिर तैयारी करने लगेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन कहते हैं। तो ये ट्रॉपिकल कम्युनिटी का सक्सेशन कैसे हुआ? और दूसरा ये प्लांट पॉपुलेशन। देखो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कौन सा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्लांट पॉपुलेशन, देखो प्लांट पॉपुलेशन ये पहला चीज। दूसरा प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्टिविटी ये दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा इसमें आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो बच्चों, न्यूट्रिएंट साइकिल ये दो इसका इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग करना है कि ट्रॉपिकल कम्युनिटी का जो है ये किस तरह से सक्सेशन होता है ट्रॉपिकल कम्युनिटी का, और उसका सक्सेशन के बारे में। दूसरा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसमें प्लांट का पॉपुलेशन कौन सा है, प्लांट का प्रोडक्टिविटी कैसा है, न्यूट्रिएंट साइकिल कैसा है, इसके बारे में ये जानना इसका काम था। और एक खास बात क्या रहा कि इन्होंने तकरीबन, देखो एक खास बात क्या रहा कि इंडिया में देखो फॉर्मुलेट, इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया? एमएससी मास्टर कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, एमएससी कोर्स इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में एमएससी कोर्स को कहाँ पर? इन इंडिया में इकोलॉजी पे एमएससी होगा। कौन सा पेपर पढ़ा जाएगा इसको किसने? रामदेव मिश्रा साहब ने। देखो सेकंड ये 50, देखो स्कॉलर ये 50 क्या बनाया इन्होंने? स्कॉलर्स को इन्होंने पैदा किया। देखो 50 स्कॉलर्स ये क्या किया? ऑब्टेन पीएचडी। लगभग 50 स्टूडेंट जो था इसके अंदर में क्या किया? पीएचडी किया। अगर इसका हम लोग बात करें कि भाई कौन कौन सा अवार्ड मिला, अगर इसका अवार्ड्स का बात करें कि भाई कौन कौन सा अवार्ड मिले, तो सबसे पहला इसका जो अवार्ड है वो कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं फेलोशिप ऑफ इंडियन, देखो फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। और दूसरा देखो वर्ल्ड, ये क्या क्या था? तो वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और तीसरा देखो संजय गांधी, ये संजय गांधी कौन सा? हम लोग कहते हैं संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट। देखो अवार्ड इसमें इन इन्वायरमेंट्स एंड इकोलॉजी, ये 3 बहुत ही फेमस अवार्ड इनको मिला। देखो संजय गांधी के बारे में जानते हो, राहुल गांधी बहुत फेमस है आज के डेट में, इन्हीं के चाचा का नाम संजय गांधी है, और राजीव गांधी के बड़े भाई का नाम संजय गांधी है, और वरुण गांधी का पिताजी है, मेनका गांधी के हस्बैंड है, जिसको हम लोग संजय गांधी प्रेसमेंट या इंदिरा गांधी के रहते इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, अगर इसका कंट्रीब्यूशन को देखो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यानी एफर्ट से ये एफर्ट लगाया और पहला क्या बनाया? तो सबसे पहले भारत सरकार में इन्होंने स्टेब्लिश किया किसको?
देखो एफर्ट का स्टेब्लिश, इसको स्टेब्लिश किया, स्टेब्लिशमेंट ऑफ इसका स्टेब्लिशमेंट नेशनल कमिटी, नेशनल कमिटी फॉर environment planning and coordination। सबसे इम्पोर्टेंट बात का 1972 में 1972 में ये पाला। और सेकंड जो है इन्होंने क्या किया था, स्टेब्लिशमेंट ऑफ, देखो सेकंड जो है स्टेब्लिश, कौन सा, स्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड याद रखना, देखो फॉरेस्ट 1984 तीन डाटा आपको शुद्ध में याद रखना है। यानी इन ब्रीफ अगर रामदेव मिश्रा को अगर देखा जाए तो फादर ऑफ इन्होंने क्या हो गया, इंडियन इकोलॉजी हो गया। पीएचडी इन्होंने 1937 में इकोलॉजी पे किया था। प्रोफेसर का नाम WH पेयरसन के अंडर में किया था। FRS इनको मिला था लीड्स यूनिवर्सिटी UK से। इन्होंने इंडिया में सबसे पहले MSc कोर्स इन इकोलॉजी को फॉर्मुलेट किया। इसके अंदर लगभग 50 स्टूडेंट PhD का अवार्ड PhD से अवार्ड किया गया। फिर इनका जो रिसर्च था वो 2 जगह था, एक ट्रॉपिकल कम्युनिटी का सक्सेशन पे और दूसरा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसका प्लांट का प्रोडक्टिविटी, उसका न्यूट्रिएंट साइकिल और प्लांट पॉपुलेशन के बारे में स्टडी था। इनको अवार्ड जो मिला, सबसे पहला नेशनल एकेडमी, कौन सा अवार्ड मिला, फेलोशिप ऑफ इंटरनेशनल साइंस एकेडमी, और दूसरा वर्ल्ड एकेडमी आर्ट्स एंड साइंस संजय गांधी। ये 3 अवार्ड से नवाजा गए रामदेव मिश्रा साहब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने 2 भारत सरकार के संस्था का निर्माण किया। सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में। और सबसे बड़ा जो इसका रोल रहा वो एक मिनिस्ट्री को लाया। पहले जो था एनवायरमेंट वो किसके अंदर था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, और अपना एक नया मिनिस्ट्री बना दिया जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, जो 1984 में ये रामदेव मिश्रा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी पे पूरा ही मान रखना है, पूरा ही यकीन रखना है कि नहीं कोई क्या पूछ दे, तो इस बात को भी आपको क्या रखना है, दिमाग में जहन बना कर रखना है। देखो नेक्स्ट हम लोग